नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनदरी क्लासेस पर। और अपन आज एक नया टॉपिक आप लोगों की अति डिमांड के अनुसार नया टॉपिक ले रहे हैं। टेंसेस, टेंस इंग्लिश में टेंस टॉपिक ले रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, टेंस टेंस क्या होता है और इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। टेंस का मतलब भी होता समय। टेंस यानी समय। वैसे समय कहते हैं या इसको काल कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसको समय कहना गलत है, क्योंकि समय की अवधारणा के साथ वर्ब की फॉर्म्स को, वर्ब की रूप को, क्रिया के रूप को इंगित करता है। केवल समय नहीं है इनका अर्थ। ये वर्ब की किसी कार्य का होना या करना, उसके आधार पर टेंस को अपन पढ़ेंगे। टेंस की परिभाषा की बात करें दोस्तों, डेफिनेशन क्या है टेंस की। और टेंस को वैसे काल कहते हैं। टेंस को कहते हैं काल। अब काल की परिभाषा देखें तो जब एक व्यक्ति कोई वाक्य या सेंटेंस बोलता है या उस वाक्य में क्रिया वर्ब से हमें समय का बोध होता है, और इसी को हम काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया से वर्तमान प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, वर्तमान समय का बोध होता है, तो इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और जब किसी वाक्य में क्रिया से बीते हुए समय, कौन सा बीते हुए समय या पास्ट टाइम का बोध होता है, तो हम इसे भूतकाल कहते हैं। कौन सा टेंस? भूतकाल। इसी प्रकार जब किसी वाक्य में क्रिया आने वाले समय का या फ्यूचर टाइम का बोध होता है, तो इसे हम फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। और इसका हम डिटेल से इसका उदाहरण लेंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम टेंस को 3 भागों में बांट सकते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। तो टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें दोस्तों, तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ये 3 टेंस, और इसमें तीनों में से प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। उसमें जैसे प्रेजेंट टेंस ले लिया, तो प्रेजेंट के भी 4 होंगे। वो होगा सामान्य या सिंपल टेंस। और पूर्ण काल इसके कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। पूर्ण काल या परफेक्ट टेंस बोलते हैं। पूर्व निरंतर या परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के टेंस में हम प्रत्येक टेंस के 4 भाग पढ़ेंगे। 4 भाग में कौन सा? सिंपल टेंस, कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एक टेंस के 4 भाग, तो 3 टेंस के हम टोटल मिला के 12 भाग पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार टेंस 12 प्रकार के होते हैं, और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें वो अलग अलग होंगे। अब पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, और ये किसे कहते हैं और कहाँ यूज होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज पूरा टॉपिक ये लेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और इसका सामान्यतः यूज की बात करें तो ये नियमित क्रिया, रेगुलर एक्शन के लिए, अनियमित क्रिया, इरेगुलर एक्शन के लिए, और हैबिट्स जो अपनी आदतें होती है उनके लिए, और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, समाचार शीर्षक होते हैं उनमें, या नियोजित कार्य या प्लान्ड वर्क होते हैं, उसके बारे में जो टेंस यूज किया जाता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। और सामान्य तथ्य यानी जनरल फैक्ट, उसी में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। और ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो सत्य कथन है, उसको बताने के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और रेगुलर एक्शन की बात करें, रेगुलर एक्शन में जैसे नियमित क्रिया। नियमित क्रिया कैसे? कोई काम नियमित तरीके से होता है। जैसे मैं हर मंगलवार को टेनिस खेलता हूँ, तो हर मंगलवार, देखो हर शब्द देखना इसमें, हर, तो हर यानी रेगुलर क्यों बताता है? ये नियमित करता है। एवरी ट्यूसडे आई प्ले, मैं खेलता हूँ टेनिस, एंड टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ। एवरी यानी प्रत्येक, या हर, ट्यूसडे यानी मंगलवार, मैं प्रत्येक मंगलवार को टेनिस खेलता हूँ। तो ये रेगुलरिटी को बताता है, ये नियमित क्रिया है कि मैं
मंगलवार को ये टेनिस खेलता हूँ। तो ये रेगुलरिटी को बताता है, इसलिए रेगुलर एक्शन है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसी के बाद में मैं यहाँ रोज आता हूँ, मैं यहाँ रोज आता हूँ, तो ये डेली का काम है। उसके डेली का काम आई कम, मैं आता हूँ, ये यहाँ डेली रोज, तो मैं यहाँ रोज आता हूँ, तो ये रेगुलर एक्शन हो गया। अब इरेगुलर एक्शन की बात करें, अनियमित क्रिया जो नियमित नहीं है, लगातार नहीं चलती है, जैसे भूकंप जापान में आते हैं। अब जापान में भूकंप ये तो है नहीं डेली आते हैं या हर रोज आते हैं, तो ये तो नहीं है। तो अर्थक्वेक्स कम इन जापान, वो डेली आते नहीं है, वो कभी कभार आते हैं, तो नियमित नहीं है, तो अनियमित हो गया। तो ये अनियमित क्रियाएं हैं। उसके बाद हम आदतें की बात करें, हैबिट्स। अब हैबिट्स में भी प्रेजेंट सिंपल होता है कि नहीं, इसका उदाहरण देखें। ये उदाहरण देखिए, मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं हमेशा, ध्यान रखना, अंडरलाइन करके देखना, हमेशा, तो ये आदत है, मेरा डेली 6 बजे उठने का रूटीन है। तो ये हमेशा शब्द है, ये आदत बताता है कि मेरी हमेशा ये आदत है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, तो ये आदत से संबंधित वाक्य हो गया। तो आई ऑलवेज, मैं हमेशा, गेट अप, उठता हूँ, एट 6 AM, यानी 6 बजे सुबह। अब AM का मतलब यह सुबह नहीं दे रखा है, लेकिन AM समझना सुबह है, तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य यानी कहीं पर भी जाओगे तो वो बात सत्य होगी। दुनिया के किसी भी कोने में इस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसका मतलब यूनिवर्सल यानी सभी जगह, यानी सार्वभौमिक सत्य है। उसमें पहला स्टेटमेंट देखें तो वो सेंटेंस है आपका, जैसे कैट्स हेट वाटर, बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं। इसका हिंदी स्टेटमेंट है, लेकिन कैट का मतलब बिल्ली होता है, एस लगा तो बहुवचन हो गया। कैट्स बिल्लियां, हेट घृणा करती हैं, नफरत करती हैं, वाटर यानी पानी से, तो बिल्लियां पानी से क्या करती है, नफरत। तो ये ऐसा नहीं कि भारत में सत्य है, ये हर जगह सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। और उसी के बाद देखिए दूसरा सेंटेंस, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती सबको पता है, और अपन भी मानेंगे और भी देश मानेंगे, तो ये सार्वभौमिक सत्य वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और द अर्थ गोज अराउंड द सन। अब अर्थ गोज अराउंड द सन, अर्थ गोज, या गोज की जगह अगर मूव्स लिख देते तो बहुत अच्छा रहता। मूव्स का मतलब चलना या घूमना। अराउंड यानी चारों ओर, सन यानी सूर्य के, तो सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी घूमती है। अगला उदाहरण की बात करें तो पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है तो इंडिया में भी गोल है, अमेरिका में जाएंगे तो भी गोल है, तो इसका कोई अलग सेंटेंस, इसका कोई अलग सेंस नहीं होगा, केवल और केवल सभी जगह एक ही सेंटेंस का अर्थ होगा। तो अर्थ इज राउंड यानी पृथ्वी गोल है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब बात करें न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस आती है, कभी भी आपने देखा हो न्यूज़पेपर में जो भी हेडलाइंस आती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जैसे पीएम ने सोमवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इस सोमवार को हस्ताक्षर किए, तो इस प्रकार की जो हेडलाइंस होती है वो हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है। अगली बात करें नियोजित कार्य, यानी कोई पहले से अगर प्लान किया हुआ कार्य है, नियोजित कार्य है। जैसे मैं उस काम को इतने बजे स्टार्ट करूंगा, तो मैंने पहले से कोई चीज़ निश्चित कर ली, किसी काम को नियोजित तरीके से पहले प्लान कर दिया। तो प्लान किया हुआ कार्य जो भी होगा वो हमेशा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, मेरी ट्रेन शाम 5:30 बजे रवाना होती है, तो इसका सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो वो प्लान वर्ग के अंतर्गत आता है, नियोजित कार्य के अंतर्गत आता है। तो नियोजित कार्य होता है वो अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे इसकी बात करें, माई ट्रेन, मेरी ट्रेन, लीव्स यानी रवाना होती है। लीव्स का मतलब होता है छोड़ना होता है, लेकिन किसी स्टेशन को छोड़ती है तो वो रवाना होनी मानी जाती है। लीव्स एट 30 minutes past 5 o'clock, यानी 5:30 बजे। अब PM का होता है तो रात्रि में
स्टार्ट होगी शाम के 5 बजे। और इस प्रकार के टेंस को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानें, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने के लिए वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या क्या शब्द होने चाहिए उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ते है, ती हो, ता आदि आता है तो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी निम्न शब्द अगर क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में तो आएंगे, लेकिन ये शब्द अपने जो वर्ब से है, कौन सी वर्ब यानी क्रिया के साथ में, जैसे चलना, उठना, बैठना, ये क्रिया है, इस क्रिया के अंत में अगर ता जुड़ता है, जैसे पढ़ता, सुनता, खेलता, तो इस वर्ब के साथ में अगर ता आता है या ये निम्न शब्द आते हैं तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो ये निम्न शब्द किसी क्रिया के अंत में आते हैं तो मान लेना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब कुछ इंग्लिश वर्ड की बात करेंगे। इंग्लिश वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में कोई शब्द जैसे यूजुअली, जनरली, स्टिल, एवरीडे, एवरी ईयर, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर शब्द आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर ये शब्द आते हैं तो बिना सोचे समझे उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डाल देना। अब सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कैसे बनाएं, इस काल के अंतर्गत हम निम्नलिखित कुछ नियम अपन बताएंगे। इस नियमों का प्रयोग करके हम इस टेंस का वाक्य कैसे बनाएं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे पहला आता आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जैसे वाक्य का प्रकार की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। हिंदी में बात करें इसका सकारात्मक वाक्य या प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में अगर आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन, जैसे ही, सी, इट। अब ही वो पुल्लिंग के लिए, अब सी स्त्रीलिंग के लिए आता है, इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए। तो ये तीनों ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। इसके साथ सामान्यतः वर्तमान काल का जो भी आपका पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे वो अपन आगे देखेंगे। और सिंगुलर पर्सन का वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन कोई भी हो, इसके अलावा और भी सिंगुलर नाउन हो उसको लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद एस या ईएस लगाते हैं। अब सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसका मतलब एस या ईएस तो लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार के वाक्य बनाने का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला है, वो आपको ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस या ईएस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर सिंगुलर नाउन हो आपका ही, सी, इट और इसके अलावा भी और भी सिंगुलर नाउन हो तो उसका जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो निम्न फॉर्मूले से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फॉर्मूले से बना सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद जो अदर वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको लगाते हैं और सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। और इसके बाद में हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे उसे चिप्स पसंद है। अब उसे वो स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होगा, तो अपन इसकी जगह आप ही भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने सी लिया है। तो सी लाइक्स पसंद करता है या पसंद करती है, पसंद करती है, सी आ गया। सी लाइक्स चिप्स, वो चिप्स पसंद करती है या उसे चिप्स पसंद है। इसके बाद में
उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, वो मज़ेदार तस्वीरें खींचता है। अब खींचता है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में खींचना, खींचता है, इसके ता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य और साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही, वह, ड्रॉ, अब ड्रॉ यानी खींचना, लेकिन वो एक वचन है, इसके साथ एच या ई एच लगना है तो लग गया एच। ड्रॉज, ही ड्रॉज फनी, मजेदार पिक्चर्स यानी तस्वीरें, तस्वीरें एक तस्वीर नहीं है, बहुत सारी तस्वीरें हैं तो पिक्चरेज, पिक्चरेस, ही ड्रॉ फनी पिक्चर्स, वो ड्रॉ, ही ड्रॉ यानी वो खींचता है, फनी मजेदार, पिक्चर्स यानी तस्वीरें। उदाहरण की बात करें, वो एक बच्चे की तरह रोता है, वो एक बच्चे की तरह रोता है। अब इसका वर्ब के अंत में देखो ता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं, इसमें कोई नोट आया नहीं, कोई डब्ल्यूएस वर्ड आया नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब आया नहीं। इसका मतलब ये सिंपल है, साधारण है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और बात भी अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की कर रहे हैं। तो वो एक बच्चे की तरह रोता है। अब रोता है वर्ब के साथ में ता आ गया, इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसकी ही, वो का मतलब होता है ही। अब रोता है क्राई, अब सी आर वाई, क्राई का मतलब चिल्लाना या रोना। अब इस वाई को हटाकर आई ई एच लगा, क्योंकि ये एस या ई एस से जुड़ने का नियम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आई ई एस लगा है। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, कौन से वर्ड के पेज से एस लगता है और कौन से वर्ड के पेज से ई एस लगता है, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ही क्राई, क्राई शब्द से क्राइज बना है। ही क्राइज लाइक ए बेबी, ही क्राइज वो रोता है, चिल्लाता है, लाइक की तरह यानी के जैसे, ए बेबी यानी एक बच्चे की तरह, वो एक बच्चे की तरह रोता है। अगला, मेरी बिल्ली फर्नीचर खरोचती है। अब खरोचना, खरोचना का मतलब होता है वर्ब है, इसके अंत में ती है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब मेरी बिल्ली, मेरी यानी माई, कैट बिल्ली, स्क्रेच, अब स्क्रेच शब्द से ई एच जुड़ गया तो स्क्रेच यानी एक वचन है, मेरी बिल्ली एक है, एक वचन है तो इसके पीछे ई एस लग गया। स्क्रेचेज द फर्नीचर यानी फर्नीचर को खरोचती है। अगला एक सेंटेंस और भी देख लेते हैं, वो कभी टॉयलेट नहीं बहाता है, वो कभी टॉयलेट नहीं बहाता है। ही यानी वह, नेवर यानी कभी, फ्लेसेज नहीं बहाता है, द टॉयलेट यानी टॉयलेट को कभी नहीं बहाता है। अब किसी क्रिया के प्रथम रूप में एस या ई एस लगाने के कुछ नियम पढ़ेंगे कि कौन से वर्ब के पीछे, कौन से शब्द के पीछे एच लगेगा और कौन से शब्द के पीछे ई एस लगेगा। इसके बारे में एक टेबल तैयार की है मैंने और किस प्रकार से ये नियम है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, डिटेल से पढ़ रहे हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में, किसी वर्ब के अंत में अगर आपका जेड, एस, एक्स, एस एस, सी एस और एस एस या ओ से समाप्त होती है, यानी उसके वर्ब के पीछे निम्न शब्द या निम्न अक्षर आते हैं, तो उस क्रियाओं के अंत में आपको ई एस लगाना है। जैसे किच, प्लस, स्क्रेच, ब्लस, क्रस, पुच, इस सब के पीछे देखो जेड, एस, एक्स, एस एस, सी एस और एस एस और ओ से अंत में इस सारे वर्डों में से एक वर्ड इसके पीछे है। तो इसका मतलब इस प्रकार के अगर वर्ब के अंत में कोई शब्द आए तो उसके पीछे आपको ई एस लगाना है। जैसे किस, इसके पीछे डबल एस आ गया, डबल एस है इसका मतलब ई एस लगेगा तो किसेस। प्लस, और प्लस का मतलब एस एस आ गया, इसके पीछे ई एस लगेगा। कोई क्रिया, जब कोई वर्ब वाई से समाप्त होती है, जब कोई वर्ब वाई से समाप्त होती है और उससे ठीक पहले कोई व्यंजक या कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस एल जोड़ते हैं। तो उस वाई को, जो किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो या व्यंजन हो तो वाई को हटाकर वाई के स्थान पर आई कर देते हैं
और अंत में EH जोड़ते हैं और वही शब्द कराई इसमें है, जैसे ट्राई, फ्राई, कैरी, क्राई। तो इसके अंत में देखो सभी वर्ब हैं, सभी क्रियाओं के अंत में वाई है और वाई से पहले देखो आपका इसमें आर है और फ्राई में आर है, कैरी में आर है, क्राई में आर है, तो इससे पहले आर। अब आर एक व्यंजक है और इंग्लिश में वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, कितने होते हैं 26 में 5 आपके वोवल्स हैं जो स्वर हैं, 5 कौन से वोवल्स है स्वर हैं और बाकी 21 है वो आपके कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो उस 21 प्रकार के कॉन्सोनेंट, 21 प्रकार के कॉन्सोनेंट या व्यंजन में से कोई वाई से पहले है तो आप वाई को हटाकर आई में बदल दें और लास्ट में ES लगा दें। और वोवल्स कौन से, A, E, I, O, U, ये 5 वोवल्स होते हैं, इसको छोड़कर बाकी 21 भी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट इस 21 में से हैं तो वाई को आई में और लास्ट में ES लगा देते हैं। कि सभी क्रियाओं के अंत में जो ES या वोवल्स कॉन्सोनेंट का जो अभी नियम पढ़ा है, इसके अलावा बाकी सारी भी आपकी वर्ब्स हैं या क्रिया हैं उसके अंत में आप S लगा देना। अब बात करते हैं प्लूरल नाउन की। अभी पहले अपने सिंगुलर नाउन का सेंटेंस पढ़ा, अब पढ़ेंगे प्लूरल नाउन का, यानी बहुवचन के बारे में वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। अगर प्लूरल नाउन की कैसे, आई वी यू दे और भी इसके अलावा कोई प्लूरल नाउन है उसके साथ सामान्य वर्तमान काल के आप पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्लूरल नाउन को, यहाँ कोई भी प्लूरल नाउन का शब्द है आई वी यू दे लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अभी आपका बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, उसके बाद में HIS लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अपन आगे देखेंगे। इस प्लूरल नाउन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई सब्जेक्ट है आपका कर्ता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये प्लूरल नाउन के लिए है। आपका बहुवचन है तो S या ES केवल एक वचन में या सिंगुलर नाउन में ही सी एट के साथ लगता है और प्लूरल नाउन में जैसे आई वी यू और भी इसके अलावा प्लूरल नाउन है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसमें S या ES नहीं लगेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखें प्लूरल नाउन का। जैसे आपको भारतीय खाना बहुत पसंद है, आपको भारतीय खाना बहुत पसंद है। अब आपको, ये आपको यू है, यू को आप, तुम, आपको, आपके, बहुत सारे उच्चारणों के साथ इसको आप बोल सकते हो। आपको भारतीय खाना बहुत पसंद है तो यू यानी आपको लव, पसंद है इंडियन फूड यानी भारतीय भोजन। अगला, हमें एक घड़ी चाहिए। अब देखो अंत में चाहिए है तो नीड है, आवश्यकता है, तो ये भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। हमें एक घड़ी चाहिए, वी हमें चाहिए यानी नीड, एक घड़ी यानी अ वॉच, वी नीड अ वॉच, वी नीड हमें चाहिए ए वॉच यानी एक घड़ी। अगला उदाहरण की बात करें, जैसे वे स्कूल में काले जूते पहनते हैं। वे वियर पहनते हैं ब्लैक शूज यानी काले जूते टू स्कूल, वे स्कूल में काले जूते पहनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में वही सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे ही सी इट सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सामान्यतः वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कुछ नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी आपका सिंगुलर नाउन है, ही सी इट, ये सिंगुलर नाउन है, उसके बाद डज नॉट लगाएंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल नाउन है तो उसमें डू नॉट लगाएंगे। उसके स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका वर्ड है, जो वर्ब है या सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के बाद डज नॉट का उपयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे। अब आपकी नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं
और स्ट्रक्चर में विशेषता ये सिंगुलर नाउन का स्ट्रक्चर है एक वचन के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर नाउन एक वचन के लिए नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उसे इटालियन खाना पसंद है। उसे, अब इसकी जगह उसे यानी वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन इसमें लड़का नहीं लड़की लिया हुआ है, सी लिया हुआ है। तो सी डज नॉट लाइक इटालियन फूड। सी उसे डज नॉट लाइक पसंद नहीं है इटालियन फूड यानी इटालियन खाना। अगला, वो आप पर भरोसा नहीं करता है। देखो नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है। नकारात्मक यानी नहीं का भाव है। वो आप पर भरोसा नहीं करता है तो ही डज नॉट ट्रस्ट, ही डज नॉट वो नहीं करता है ट्रस्ट भरोसा यू आप पर, वो आप पर भरोसा नहीं करता है। तो इसमें नहीं करता है तो नहीं से पता चलता है कि ये आपका नकारात्मक वाक्य है। और उसके बाद में अपन प्लूरल नाउन की बात करें, सिंगुलर के बाद में नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल नाउन के बारे में कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसके बारे में प्लूरल नाउन की बात करें तो देखो आई वी यू दे ये प्लूरल नाउन है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, जैसे एक से अधिक कोई भी चीज़ है तो वो आपका बहुवचन में आएगा प्लूरल नाउन में। और इससे पहले अगर सेंटेंस बनाने की बात करें तो सबसे पहले आपका जो भी प्लूरल नाउन है वो प्लूरल नाउन पहले आएगा, उसके बाद में डू नॉट आएगा। उसमें क्या था, डज नॉट था, इसमें क्या है, डू नॉट है। डज नॉट एक वचन के लिए, डू नॉट बहुवचन के लिए। तो आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो वो आपका बहुवचन है, बहुवचन के तो डू नॉट लगेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। इस प्लूरल नाउन के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आप देख रहे हो, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट होगा, डू नॉट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। इस नेगेटिव सेंटेंस के प्लूरल नाउन के नेगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं अकेले यात्रा नहीं करता, मैं अकेले यात्रा नहीं करता। आई डू नॉट, अब मैं बहुवचन है प्लूरल नाउन है तो डू आएगा, डज नहीं आएगा। तो आई डू नॉट ट्रेवल, मैं यात्रा नहीं करता अलोन अकेला, मैं अकेला यात्रा नहीं करता। वे कॉफी नहीं पीते, अब नहीं पीते इसका नहीं दोनों में आए, नहीं आने का मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। अब वे को कहते दे। डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट यानी नहीं, ड्रिंक यानी पीते, कॉफी यानी कॉफी, वे कॉफी नहीं पीते। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में वो भी सिंगुलर के लिए अलग रहेगा और आपका प्लूरल के लिए अलग रहेगा। एक वचन का फॉर्मूला अलग रहेगा, बहुवचन का फॉर्मूला अलग रहेगा। तो सबसे पहले अपन सिंगुलर यानी एक वचन की बात करते हैं, सबसे पहले सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में फॉर्मूला अलग रहेगा, प्लूरल में फॉर्मूला अलग रहेगा। तो सिंगुलर में सबसे पहले आपका ही सी इट या कोई भी सिंगुलर आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में अगर इसी प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव में देखने को मिलेगा वाक्य में क्या है। अगर कोई क्या आएगा, क्या यानी कोई प्रश्न पूछता है, किसी चीज के बारे में अपन को प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई चीज का प्रश्न किया जाता है तो वो मानना कि आप प्रश्नवाचक वाक्य है। और इस प्रकार के वाक्य में अगर आपका WS का नहीं है तो सीधे आपका हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज पढ़ते हैं पर प्रेजेंट सिंपल में, तो वाक्य डू और डज से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ही आएगा डू या डज। अब डज कहाँ आएगा, अपने पहले ही पढ़ा कि सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो वो डज आएगा। अगर बहुवचन है, कोई सब्जेक्ट एंड कर्ता आपका बहुवचन है तो उसमें आपका डू आएगा। लेकिन पहले बात करते हैं अपन सिंगुलर नाउन की, एक वचन की। एक वचन में ही सी इट और इसके अदर भी कोई भी वर्ड आ सकता है। तो अगर एक वचन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले डज आएगा, उसके बाद में आपका कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया सिंगुलर के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
सिंगुलर के लिए आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा।